दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की आज की क्लास में। और दोस्तों ये क्लास जो है कल से सुबह 6 से 7 के बीच में आपको मिल जाएगी। कुछ प्रॉब्लम थी, तकनीकी समस्याओं की वजह से ये क्लास जो है जल्दी नहीं हो पा रही थी और आज थोड़ा डिले हुआ है। कल से आपको सुबह 6 से 7 के बीच में मिल जाएगी, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी और इस पे प्रश्नोत्तरी हम लोग लाइव करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अभियान सिविल सर्विसेज पर, जिसमें हम लोग डिटेल बातचीत करते हैं प्रतिदिन सुबह की सबसे तेज और सबसे पहले आपको यह खबर कल से मिलेगी। और आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे। कल से जो है हमारी बहुत सारी जो है नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन और वीडियोस आपको टाइम से सभी कुछ मिलने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आइए हम देख लेते हैं कौन सा हमारा टॉपिक आज के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर बात होगी इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो आप बैनर में देख रहे हैं। बैनर के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमें देखने हैं। चलिए हम लोग एक-एक करके सभी न्यूज़ को पहले वॉच कर लेते हैं कि कौन-सा न्यूज़ जो है हमारे लिए ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला है कि भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। आइए देखेंगे इसको किस प्रकार से ये ज़रूरी है। कौन से शहर में आयोजित किया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है। 3 एकड़ से अधिक भूमि पर 19 फीट ऊंची मूर्ति का शिलान्यास किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति जो है आपके भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होने वाला प्रतिवर्ष एक संयुक्त वो है। और इसके लिए आप जो है हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरीके की न्यूज़ जो है यूपीपीसीएस परीक्षा बार-बार पूछा है और ये आपके लिए ज़रूरी भी है, तो इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। साथ ही बात करेंगे दोस्तों हम जो हमारी तीसरी न्यूज़ है, सुशासन पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या-क्या बातें की जाएँगी और क्या-क्या मुद्दे हैं, इन सभी पर डिटेल बातचीत की जाएगी इसमें। और ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जो है सुशासन से संबंधित जो भी जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 से जो भी प्रश्न करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसमें जो है इसकी आवश्यकता आपको देखने को मिलेगी। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे दोस्तों आपके संकल्प सप्ताह आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में। क्या है ज़रूरी, 500 जिलों में ब्लॉकों में कैसे ये आयोजित किया जा रहा है। मदर नेचर अभियान एप्पल द्वारा शुरू किया गया है, क्या है इसका इम्पोर्टेंस, और ये भी आपकी मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रमुख मुद्दे इससे ज़रूरी हैं। ओएसआई आरआईएस ओसिरिस ओसिरिस आरईएक्स मिशन नासा का है, जो कि एक क्षुद्र ग्रह पर से संबंधित है। इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को कोड दिया गया है डीएक्सएन। डीएक्सएन क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट से संबंधित जो भी बातें होंगी इस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बिहार में जाति सर्वेक्षण 2023 जो कि उसके आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, काफ़ी चर्चा में है। इससे जो है अभी दलगत राजनीति, जातिगत राजनीति में और बढ़ावा देखने को मिलेगा। साथ ही और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस आंकड़ों से देख सकते हैं, जो राजनीति में अलग तरीके का एक नया पैरामीटर सेट करेगी। R21/मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन है, जिसको डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी दी है। इसको हम लोग देखेंगे किसने बनाया है और क्या है इसकी विशेषता। साथ ही बात करेंगे हम चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किन 2 लोगों को दिया गया है, वो किस देश से हैं और किस विषय पर जो है यह पुरस्कार मिला है। साथ ही भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किन 3 लोगों को मिला है और इन लोगों में क्या-क्या चीज़ें जो है कॉमन है, किस फील्ड में इन लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये कुल 10 न्यूज़ है दोस्तों आज से संबंधित। चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों, हमारे कुछ कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कार्यक्रम जो है वो मुख्य परीक्षा आपका पूरे साल जो है चलेगा। 1 2 3 4 5 6 ये टोटल जो है पेपर इसमें कवर कराए जाएंगे। 3,499 मात्र फीस होगी। 240 प्रश्नों पर बेहतरीन एनालिसिस के साथ आपको वीडियो क्लासेस भी दी जाएंगी। डे 1 की वीडियो आ गई है, डे 2 की वीडियो यहाँ पर आप आज मिल जाएगी। और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ये साल भर का प्रोग्राम है। वैसे ही वीकली आंसर राइटिंग हमारा प्रैक्टिस होता है दोस्तों। वीकली एस्से प्रैक्टिस आप करेंगे। जो आरओ मेंस के लिए, यूपीपीसीएस मेंस के लिए 2 एस्से प्रति वीक आपको मिलता है। पीडीएफ, वीडियो क्लासेस, कॉपी, इवैल्यूएशन और 45 प्लस जो है एक्स्ट्रा एस्से आपको मिलेंगे यहाँ पर। साथ ही दोस्तों 75 दिवसीय हार्ड चैलेंज एक दिया गया है आप सभी के लिए। 120 प्रश्नों को आपको कराया जाएगा। पहले 30 दिन 1 प्रश्न, केवल 1 प्रश्न।
ठीक है ना। फिर 45 डेज आपको 2 प्रश्न यानी कि टोटल 90 प्रश्न इधर 45 डेज में, और 30 प्रश्न यानी कि 120 प्रश्न जो है आपको 75 दिन में लिखने होंगे। जीएस पेपर 1 2 3 4 5 6 से अभी जीएस 1 से चल रही है क्लासेस। 5 क्लासेस जो होंगे, 5 टॉपिक जो है जीएस 1 से होंगे। उस पे आप लोग डिटेल देख सकते हैं, जो पूरी तरीके से निःशुल्क है। 1099 इसकी मात्र फीस है। एक चाय के दाम से भी कम में आपको ये पूरी क्लासेस मिलती हैं। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। क्या है डिटेल? 14 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में एकोकेक शहर में 19 फीट ऊंची भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। यह प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जानी जाएगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। यह प्रतिमा भारतीय संविधान के निर्माता और भारत के पहले विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित है। प्रतिमा को प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है, जिन्होंने भारत के गुजरात राज्य में अहमदाबाद में, जो अहमदाबाद के किस जिले में है, अहमदाबाद जिला में है, किस जो है एरिया में है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सरदार पटेल जी की प्रतिमा है, जिसको यूनिटी कहा गया है ना, एकता की मूर्ति, यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी होगी। प्रतिमा का अनावरण अंबेडकर के 138वें जन्म दिवस के अवसर पर किया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय और अमेरिकी दोनों नेताओं और नागरिकों की उपस्थिति की उम्मीद है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कहां पर किया जाएगा दोस्तों, याद रखना है मैरीलैंड राज्य में एकोकेक शहर में 19 फीट ऊंची 3 एकड़ पूरे क्षेत्र को इनके लिए आरक्षित रखा गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023, चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। भारत और बांग्लादेश ने 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण शुरू किया। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का प्रतीक है। दोनों देशों द्वारा बारी बारी से आयोजित यह अभ्यास मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल का प्रतीक है। 2009 में असम के जोरहट में शुरुआत के साथ इस अभ्यास को 2022 तक 10 सफल संस्करण देखे गए हैं। तो द्विपक्षीय ये बायलैटरल एक है, 2009 से शुरुआत इसकी हुई है, और ये जो है आप ध्यान रखेंगे। साथ ही दोस्तों अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं में लगभग 350 जवान शामिल हैं। यह अभ्यास 14 दिनों तक चलेगा। इसमें आतंकवाद विरोधी अभियान, संयुक्त गश्त और अन्य संचालन शामिल हैं। अभ्यास का उद्देश्य क्या है? दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझ सहयोग को बढ़ावा देना। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच आतंकवाद और अन्य सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी महत्वपूर्ण अभ्यास का होगा, और अभ्यास का समापन जो है 17 अक्टूबर को होगा। तो ये आप संप्रीति अभ्यास ध्यान में रखेंगे। सुशासन पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन जो है जयपुर में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं कब से कब तक ये आयोजित किया जाएगा। तो ये 4 से 5 अक्टूबर यानी कि आज और कल, ये 2023 को जयपुर राजस्थान में सुशासन पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा आयोजित किया गया है। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? सुशासन के क्षेत्र में नवाचार यानी कि गवर्नेंस के फील्ड में जो इनोवेशंस है, अच्छे कार्य प्रथाओं को साझा करना। सम्मेलन में देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन का दौरान जो है लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना 2022 के विजेता भी उपस्थित होंगे। ये विजेता 2 विभिन्न क्षेत्रों में सुशासन के लिए अपने उत्कृष्ट कार्यों से सम्मानित किए जाएंगे। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और DARPG के सचिव श्री वी श्रीनिवास शामिल होंगे। इन तीनों के अलावा इसमें क्या क्या बातें की जाएंगी? सम्मेलन के दौरान जो है विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी, जैसे सुशासन के लिए नवाचार, ई गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस, भ्रष्टाचार विरोधी उपाय, नागरिकों की भागीदारी। ये सभी मुद्दे जो होंगे, ये क्या कर सकते हैं आप अपने आंसर राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दोस्तों हमारे कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं। 3499 मात्र फीस है। पूरे साल भर की आंसर राइटिंग आप यहां पर करेंगे। यूपीपीसीएस मेंस 2024 के लिए जो लोग भी हैं, डैप प्रोग्राम जो है ये हमारा चल रहा है। इसी तरीके से निबंध का भी कार्यक्रम हमारा चल रहा है। 2 ऐसे प्रति वीक और 45 से अधिक नोट्स, वीडियो, PDF, कॉपी इवेल्युएशन के साथ आप मिलेंगे। 75 डेज हार्ड चैलेंज, जो लोग भी अपने आप को समझते हैं कि मैं कुछ जीवन में कर सकता हूं, तो कुछ कॉन्टिन्यूटी की आवश्यकता होती है। कॉन्टिन्यूटी बड़ी तो छोड़ दीजिए, ये परीक्षा जो है कॉन्टिन्यूटी की ही आवश्यकता पर आधारित है। और इस परीक्षा में अगर 2 साल आप कॉन्टिन्यू हो गए, 2 साल, जो कि एक बड़ी उपलब्धि होती है, आप 99% लोगों को पीछे छोड़ देंगे।
वैसे ही अगर आप केवल 75 दिन आंसर राइटिंग कर लेते हैं तो आप 99% अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ सकते हैं। अगर आप उसको अच्छे से इवेल्युएट करवाते हैं, अच्छे से 120 प्रश्न लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 मात्र 1099 फीस में, आप समझ लीजिए एक चाय से भी कम के दाम पर आप जो है ये पूरा कार्यक्रम ज्वाइन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा चौथा न्यूज जो है वो क्या है, संकल्प सप्ताह आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 3 से 9 अक्टूबर यानी कल से ये शुरू हुआ है और 9 अक्टूबर 2023 तक संकल्प सप्ताह मनाया जा रहा है। ये सप्ताह सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में मनाया जा रहा है। संकल्प सप्ताह का उद्देश्य क्या है, आकांक्षी जिलों में विकास की प्रगति की समीक्षा करना और आगे की कार्रवाई के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करना। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अधिकारी आकांक्षी जिलों का दौरा करेंगे और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे। संकल्प सप्ताह के दौरान आकांक्षी जिलों में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों और आयोजनों का उद्देश्य जो है नागरिकों को जागरूक करना और उनके विकास में भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना है। मदर नेचर अभियान, पांचवा हमारा जो महत्वपूर्ण न्यूज है दोस्तों वो क्या है, मदर नेचर अभियान एप्पल द्वारा जो है कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पुनर्चक्रण कार्यक्रम 1994 से एप्पल ने एक गैजेट रिसाइकलिंग कार्यक्रम चलाया है जो ग्राहकों को अपने पुराने उपकरणों को नए उपकरणों से बदलने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि आप सभी को पता है कि आप मोबाइल खरीदते हैं तो एप्पल का अगर आपके पास कोई फोन है तो उसका कोई ना कोई दाम वहां पर मिल जाता है। सकारात्मक पर्यावरण प्रभाव, एप्पल की बायबैक नीति, रिसाइकलिंग पहल और सामग्रियों की जिम्मेदारी सोर्सिंग इसे पर्यावरणीय जिम्मेदार के मामले में अपने प्रतिस्पर्धी से आगे रखती है। इसीलिए एप्पल को जो है बहुत विश्वसनीयता से देखा जाता है। एप्पल का मदर नेचर अभियान एक पर्यावरण संरक्षण अभियान है जो कंपनी के कार्बन न्यूट्रल लक्ष्यों को बढ़ावा देता है। अभियान का उद्देश्य लोगों की प्रकृति के प्रति की रक्षा करने के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें एप्पल के कार्बन न्यूट्रल लक्ष्यों की मदद करने में भी शामिल है। दोस्तों ओसिरिस ओसिरिस के बारे में, ओसिरिस REX मिशन जो है क्या है, चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। नासा के ओसिरिस REX मिशन जो है 20 अक्टूबर 2020 को क्षुद्रग्रह बेनू से सफलतापूर्वक एक नमूना प्राप्त किया था। यह मिशन जो है मिशन का मुख्य लक्ष्य था। नमूना 24 सितंबर 2023 को पृथ्वी पर लाया गया, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, इसलिए ये चर्चा में है। ओसिरिस ओसिरिस जो है ओसिरिस REX जो है मिशन ने बेनू के बारे में बहुत कुछ सीखा है। इसने पाया है कि बेनू एक बहुत ही पुराना क्षुद्रग्रह जो 4.85 अरब साल पुराना है। यह एक कार्बन युक्त क्षुद्रग्रह है जिसका अर्थ यह है कि यह मुख्य रूप से कार्बन और पानी से बना है। बेनू पर धूल गैस के बादल भी देखे गए हैं। साथ ही दोस्तों ओसिरिस मिशन अब एपोसिस का अध्ययन करने के लिए एक विस्तारित मिशन है। एपोसिस एक पृथ्वी निकट क्षुद्रग्रह है जो 2029 में पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा। ओसिरिस REX मिशन एपोसिस से चरित्र और संरचना का अध्ययन करेगा। ओसिरिस REX मिशन एक सफल मिशन रहा है और यह हमें सौर प्रणाली के बारे में बहुत कुछ सिखाया। यह मिशन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन में एक मील का पत्थर माना जाता है। दोस्तों 7वीं न्यूज पर हम बढ़ते हैं जिसमें नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में बात की गई है। और क्या है कोड DXN। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय 3 अक्षर का DXN कोड प्रदान किया गया है। यह कोड दुनिया भर में हवाई अड्डे की पहचान के लिए उपयोग में किया जाता है। IATA जो आपका इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दुनिया भर के हवाई अड्डों के लिए कोड आवंटित करता है। कोड आमतौर पर हवाई अड्डे के स्थान के आधार पर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को IATA ने आइटा बोलते हैं इसको हम, डेल दिया है इसको कोड। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कोड DXN है। DXN दिया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के दिल्ली के पास है, यानी कि D से दिल्ली, N से नोएडा, और बीच में X जो है, X का आशय क्या है, विश्व भर से कनेक्टिविटी यानी कि कनेक्ट करना, ठीक है ना। तो DXN जो है आप याद रखेंगे। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण 2020 में शुरू हुआ था। यह 2024 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। हवाई अड्डे की क्षमता 70 मिलियन यात्रियों और 2.5 मिलियन टन कार्गो की है। ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा होगा और इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है जेवर हवाई अड्डे के बारे में। चलिए आते हैं राजनीति के क्षेत्र में। जातियों को लेकर के एक नया संग्राम छिड़ गया दोस्तों। बिहार के जाति सर्वेक्षण
आने के बाद भारत का एकमात्र राज्य है बिहार जिसने जातिगत जनगणना कराई है, जिसमें क्या-क्या आंकड़े हैं, इन आंकड़ों पर एक नज़र देखेंगे दोस्तों। तो बिहार के जाति सर्वेक्षण के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या-क्या हैं? सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? बिहार की जाति व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक स्थिति का एक व्यापक और आधिकारिक दस्तावेज तैयार करना। सर्वेक्षण 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहला चरण जो है जनवरी 2023 तक और दूसरा चरण अप्रैल मई 2023 तक पूरा किया गया। सर्वेक्षण में बिहार की कुल जनसंख्या जो है 13.07 करोड़ आबादी से लगभग 1.1 करोड़ लोगों से जानकारी एकत्र की गई। ठीक है ना? जिसमें जातियों के बारे में बताया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे कि तो बिहार में लगभग 82% जो है वो हिंदू हैं। ठीक है ना? इसके भी आंकड़े आप ध्यान में रखेंगे। लगभग 18% के आसपास जो है वो मुस्लिम है। 17 दशमलव कुछ हैं और कुछ परसेंट 1% के आसपास बौद्ध, जैन और जातियां हैं। तो लगभग 82% हिंदू हैं, 18% मुस्लिम हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा सामाजिक समूह है जो बिहार की आबादी का लगभग 36.01% है, जिसकी कुल संख्या 4,70,80,514 व्यक्ति शामिल हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में अगर हम बात करें तो 27.12% हैं जो अन्य पिछड़े वर्ग में आते हैं ओबीसी में, जिनकी संख्या 3,54,00,000 के आसपास है। अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो ये संख्या जो है एससी की वह 19% के आसपास है, जो कि 2,56,00,000 के आसपास है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जो है वह 21 लाख के आसपास है, लगभग 22 लाख मान के चलिए, और ये 1.68% का प्रतिनिधित्व करते हुए ये अल्पसंख्यक है। और अनारक्षित श्रेणी में अगर हम बात करें तो अगड़ी जातियां जो कही जाती हैं उनका प्रतिशत कंबाइंड रूप से 15.52% है, यानी कि ये एससी से भी बहुत कम है और इनकी संख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है। ठीक है ना? व्यक्ति शामिल है। सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13 करोड़ के आसपास है और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो है 10.41 करोड़ से अधिक है। ठीक है ना? तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये है। अब इसमें कुछ जातियों के आधार पर भी सर्वेक्षण आए हैं। कुल 13 करोड़ जनसंख्या में यादव जनजाति जो है, यादव जाति जो है वो 14.26% है। रविदास यानी कि जो ये एससी में आते हैं ये 5.2%। कोयरी जो कि ओबीसी में आते हैं 4.2 और वहां पर जो है ये अत्यंत पिछड़े वर्ग में भी शामिल है। ब्राह्मण जो है वो 3.65%। राजपूत जो है 3.45%। मुसहर एक एसटी से ट्राइबल कम्युनिटी मेरे ख्याल से है ये, कहीं कहीं दर्जा है, कहीं कहीं एससी का दर्जा है इनको, 3.08%। भूमिहार 2.86%। कुर्मी 2.80%। मल्लाह 2.6%। बनिया 2.3% और कायस्थ जो है 0.6% है कुल 13 करोड़ में। ठीक है ना? तो ये सब जो है इन आंकड़ों का उपयोग जातिगत वोट मांगने और अन्य चीजों के लिए किया जाएगा। इसकी पद्धति कैसे रही, पहले हमें यह जानना जरूरी है दोस्तों। तो जाति सर्वेक्षण कराने का निर्णय जो है जून 2022 में एक सर्वदलीय बैठक के बाद 500 करोड़ रुपए के बजट के आवंटन के साथ ये किया गया। सर्वेक्षण 2 चरणों में किया गया, जिसमें घरों की गिनती और जाति, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि और परिवार के सदस्यों के निवास पर डेटा एकत्र करना शामिल था। पटना उच्च न्यायालय ने शुरू में सर्वेक्षण को रोक दिया था, लेकिन बाद में स्पष्टीकरण प्रदान करने के बाद इसे जनगणना के बजाय सर्वेक्षण पर जोर देते हुए इसे आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। 3 लाख से अधिक व्यक्तियों, मुख्य रूप से शिक्षकों ने सर्वेक्षण किया, जिसमें जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति पर 17 प्रश्न प्रपत्र के माध्यम से डेटा एकत्र किया गया है। साथ ही दोस्तों सर्वेक्षणों का महत्व क्या रहा, सर्वेक्षण ने बिहार में जाति व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है, जिसमें जातिगत भेदभाव, जातिगत हिंसा, जातिगत असमानता आदि किन किन जातियों में शामिल हैं, आर्थिक स्थिति उनकी क्या है, इससे जानने में मदद मिलेगी। सर्वेक्षण के निष्कर्षों का उपयोग बिहार में जाति व्यवस्था को कम करने और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। सर्वेक्षण में बिहार में जाति व्यवस्था की विरासत और वर्तमान स्थिति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेगा। ये तो कहने वाली अच्छी बातें हैं, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही क्या होगा, दुष्कर होने वाला है। सब लोग अपनी जाति का झंडा उठाएंगे। देखते हैं परिणामों में क्या क्या चीजें आप लिख सकते हैं। सर्वेक्षण के परिणामों का बिहार के आगामी चुनाव पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, जो कि आप जानते ही हैं। सर्वेक्षण के निष्कर्षों ने बिहार में जाति व्यवस्था
शक्ति और की शक्ति को और प्रभाव को उजागर किया है, और ये अब भी और भी अपने जातिगत दंभ को लेकर के आगे आएगा। ये संभव है कि राजनीतिक दल जातिगत आधार पर मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सर्वेक्षण परिणामों का उपयोग करेंगे, जो कि बिल्कुल सही है। ये करेंगे ही करेंगे, अभी से दिख रहा है। हालांकि यह भी संभव है कि सर्वेक्षण के निष्कर्ष जातिगत भेदभाव, असमानता को कम करने के लिए कार्य करने के लिए राजनीतिक दलों को प्रेरित करेंगे। ये हम लिखेंगे एग्जाम में, लेकिन आप जानते हैं वास्तविक स्थिति क्या है। कुल मिलाकर बिहार जाति सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण पहल है, जो बिहार में जाति व्यवस्था को समझने और उससे निपटने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करने में मदद करेगा। ये मुख्य परीक्षा मेंस में भी प्रश्न आएगा, बीपीएससी मेंस में तो 100% प्रश्न आएगा। यहाँ से प्रश्न मैं कल आप सबको बना करके दे दूंगा, इसको नोट किए रहिए। R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन जो है अगला हमारा न्यूज है, इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों, क्या है इंपॉर्टेंट इसके लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 2 अक्टूबर 2023 को R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन की सिफारिश की है। यह वैक्सीन बच्चों में मलेरिया के खिलाफ 70 से 80% तक सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मलेरिया आपको पता है कि इसके लिए टीका नहीं था अभी तक। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयस ने यह कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह मलेरिया से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन बच्चों को मलेरिया के गंभीर रूपों से बचाने में विशेष रूप से कारगर है। साथ ही दोस्तों, R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, सीधा आपसे एग्जाम में आएगा। यह वैक्सीन मलेरिया के पैरासाइट के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करती है। WHO ने कहा है कि R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन उन देशों में उपयोग के लिए उपलब्ध होगी जहां मलेरिया एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। इन देशों में अफ्रीका के अधिकांश हिस्से, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्से शामिल हैं। R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन की सिफारिश से मलेरिया से लड़ने में मदद मिलेगी और यह वैक्सीन मलेरिया के मामलों को और मौतों को कम करने में मदद कर सकता है। अभी इसके पर अब और भी डिबेट बाकी है। साथ ही दोस्तों, हमारे कुछ कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं, जैसे कि हमारा डेली आंसर प्रैक्टिस का एक कोर्स है आपका 3499 इसकी फीस है। 240 दिन में 240 क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन की संख्या बहुत हो जाती है। आप लोग देखेंगे GS 1 से लेकर के 6 तक PDF और वीडियो क्लासेज आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। वीकली एसे राइटिंग PDF वीडियो क्लासेज के साथ कॉपी एवल्यूशन और 45 प्लस एक्स्ट्रा आपको ऐसे दिए जाएंगे। सभी में आपको इवैल्यूएशन किया जाएगा। 75 डेज हार्ड चैलेंज से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप आज ही इस कोर्स से जुड़े और अपनी जो है रणनीति को और अच्छा करें, बेहतर करें, अपने आप को और लोगों के बीच जो है कॉम्पिटिटिव बनाएं। 120 क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे। प्रथम 30 दिन में एक क्वेश्चन, अगले 45 दिन में कितने हमारे 2 क्वेश्चन, यानी कि 30 और प्लस आपका 90, 120 क्वेश्चन कराए जाएंगे। इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। चलिए, बाकी अभी 2 खबरें हमारी बची हैं, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार और आपके फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, जो कि 2 अक्टूबर को आपको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया, 3 को फिजिक्स का दिया गया, कल केमिस्ट्री का दिया जाएगा और इस तरीके से 7 तारीख तक ये सारे पुरस्कार आपको पता चल जाएंगे। तो चलिए, 2023 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रू वीजमैन को दिया गया, उन्हें mRNA के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर उनके काम के लिए दिया गया है। तो mRNA आप याद रख लेंगे, ठीक है ना। कारिको जो है हंगेरियन अमेरिकी बायोकेमिस्ट हैं, जिन्हें 1990 में ये कारिको हैं, कैटालिन कारिको और ड्रू वीजमैन, ये, ठीक है ना। mRNA संशोधन के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि mRNA के न्यूक्लियोसाइड को बदल कर वे इसके कार्य को बदल सकते हैं। मैसेंजर RNA mRNA होता है। वीजमैन एक अमेरिकी चिकित्सक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 2000 के दशक में mRNA टीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने पाया कि mRNA का उपयोग करके कोशिकाओं में प्रोटीन का उत्पादन किया जा सकता है। कारिको और वीजमैन के काम ने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन टीकों ने उन लाखों लोगों की जान बचाई। नोबेल समिति ने कहा है कि कारिको और वीजमैन की काम ने चिकित्सा अनुसंधान में एक नई दिशा खोली है। कारिको और वीजमैन को 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि लगभग 1.1 बिलियन $US का पुरस्कार दिया गया। तो ये 2 नाम आप याद रखेंगे, कारिको और वीजमैन। वहीं
भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, पियरे एगोस्टिनी, फ्रेंच क्राजोस और एने एल ह्यूलियर। तो आइए इनको डिटेल में देखते हैं क्या हुई है खोज, किस खोज पर इनको ये पुरस्कार मिले हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 3 अक्टूबर 2023 को घोषणा की है कि वैज्ञानिक पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रांज और एनी एल हुइलियर को 2023 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें प्रकाश के एटो सेकंड पल्स उत्पन्न करने के लिए प्रयोगों के लिए सम्मानित किया गया है। तो फिजिक्स में दिया गया है, लाइट के एटो सेकंड के लिए दिया गया है। पियरे एगोस्टिनी ने 1987 में एटो सेकंड पल्स उत्पन्न करने के लिए एक तरीका विकसित किया। अब ये क्या है एटो सेकंड जो है, इसके बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च करिएगा। फेरेंक क्रॉन्ज ने 1990 में एक अलग तरीका विकसित किया था और एनी एल हुइलियर ने 1988 में एटो सेकंड पल्स का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार का अध्ययन किया था। तो पियरे एगोस्टिनी ये हैं आपके, और ये फ्रेंज क्राउजर्स हैं और एनी एलुइयर जो है, ठीक है ना, इन सभी का नाम आप याद रखेंगे। इन वैज्ञानिकों के काम ने पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह काम नई दवाओं और सामग्री के विकसित करने में मदद करेगा। अब पियरे एगोस्टिनी यानी कि ये जो है, ये कहाँ से हैं? 1991 में फ्रांसीसी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के सदस्य के रूप में चुनाव जीता था इन्होंने। भौतिक विज्ञानी है, फ्रांस से संबंधित है। फेरेंक क्रांज जो है वो हंगरी के एक भौतिक वैज्ञानिक है। 1990 में हंगरी के विज्ञान अकादमी सदस्य के रूप में इन्होंने चुनाव जीता था। और एनी एल हुइयर जो है वो फ्रांस में, यानी कि फ्रांस हंगरी फ्रांस, एक भौतिक विज्ञानी है। 2001 में फ्रांसीसी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के सदस्य के रूप में इन्होंने चुनाव जीता था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि इन तीनों का नाम पियरे, फेरेंस और एनी एलुइयर, इन तीनों के में फ्रेंच जो है, जो फ्रेंच नाम है, यही फ्रांस से नहीं है, ठीक है ना। फ्रेंच जिनके नाम में फ्रांस है वो फ्रांस से नहीं है, याद रख लीजिए। बाकी दोनों फ्रांस से हैं और ये हंगरी से हैं, ठीक है ना। तो हंगरी जो है से हैं ये, तो ये याद रखेंगे आप। दोस्तों हमारे डेली आंसर प्रैक्टिस से जरूर जुड़िए। अगर आप अपनी मुख्य परीक्षा में मैक्सिमम अंक चाह रहे हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए रामबाण साबित होगा। और इस तरीके के अन्य कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जैसे डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो पूरे साल मात्र 3499 में है। अगर आप वीकली एसे राइटिंग करते हैं, इवेल्यूएशन सभी में होगा, ठीक है ना, मात्र 999 रुपए में आपको देना होगा। और वहीं 75 डेज हार्ड चैलेंज जो है 120 क्वेश्चन पर आपसे लगभग 120 क्वेश्चन जो है 75 दिनों में आपसे कराए जाएंगे। अगर आप में दम है, अगर आप में क्षमता है परीक्षा पास करने की, तो 75 दिन नियत होकर के दिखाइए। सिर्फ 20 मिनट से लेकर के 1 घंटे आपको प्रतिदिन देने होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।